आज का टॉपिक बेटा क्या रहेगा हमारा? दिल्ली सल्तनत। मैं शुरू कर रहा हूं। दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत है। आज के बाद जितने भी युद्ध होंगे, जितने भी लोग मारे जाएंगे, जो कुछ भी होगा वो दिल्ली पर होगा। पूरी मार काट सब दिल्ली पर होगी। इस दिल्ली को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करेंगे। कोई पिता को मारेगा, कोई बेटे को मारेगा, कोई भाई को मारेगा, कोई बहन को मारेगा। इस दिल्ली को प्राप्त करने के लिए पहले से ही परंपरा बना दी है। आज भी दिल्ली प्राप्त करने के लिए लोग क्या नहीं करते। ऐसा ही कुछ दिल्ली पर होने वाला है। सुनिए, आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसे हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। कौन सा है बेटा? आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें बता देता हूं, फिर खूब व्यापक रूप से, खूब विस्तृत रूप से बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो समय होता है बेटा, वो शुरू होगा 1206 से। कब से होगा? 1206 से लेकर दिल्ली सल्तनत का समय होता है 1526 तक। दिल्ली सल्तनत का समय कब से कब तक रहता है? 1206 से 1526। थोड़ा सा दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली को एक तोमर शासक हुआ करते थे जिनका नाम था अनंगपाल तोमर। क्या नाम था? बोला करो। बोलने से अच्छा याद होता है, बोलने से अच्छा महसूस होता है। दिल्ली को अनंगपाल तोमर ने बसाया था। दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं था, दिल्ली का नाम ढिल्ली था। क्या नाम था? दिल्ली को शुरुआत में ढिल्ली कहा जाता था। कैसा कहा जाता था? ढिल्ली कहा जाता था। दिल्ली का शुरुआती नाम ढिल्ली हुआ करता था। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था, जिसे दिल्ली के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में दिल्ली तोमरों की हुआ करती थी। उसके बाद दिल्ली पर राजपुताना हक हो गया, यानी दिल्ली चौहानों की हो गई। इससे पहले कल जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, पृथ्वीराज चौहान का जो शासन हुआ करता था वो कहां तक था? दिल्ली तक था। इसके बाद अगर देखते हैं तो औपचारिक रूप से किसी ने अभी दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में जो इंद्रप्रस्थ है, जो महाभारत हुआ था, वो हस्तिनापुर वाला क्षेत्र, मेरठ वाला जो क्षेत्र है, वो दिल्ली एनसीआर में आता है, उसी को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। महाभारत में दिल्ली का कोई नाम ही नहीं आया है, बस इंद्रप्रस्थ नाम आता है। दिल्ली को औपचारिक रूप से राजधानी बनाने का समय आ गया था। यहां से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आने वाला डायनेसिटी, सबसे पहले आने वाला वंश था गुलाम वंश, जिसे स्लेव डायनेसिटी के नाम से जानते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जरूर होता है। दिल्ली में पहला वंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश लाया जरूर गया, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, दिल्ली को ऐबक ने राजधानी नहीं बनाया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। बेशक दिल्ली सल्तनत में काउंटिंग होता है, लेकिन राजधानी कहां थी? लाहौर। लेकिन इसका एक गुलाम था, इसका एक दामाद था, इल्तुतमिश। और इस इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से बदलकर कहां पहुंचा दी? दिल्ली। अब पूरी मारकाट जो होती है, एक्चुअल में वास्तव में देखें तो दिल्ली जो राजधानी सबसे पहली बार बनी थी वो कब बनी थी? 1211 में। 1211 में इल्तुतमिश द्वारा सबसे पहली बार भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। अब 1211 से 1526 तक 4-5 प्रकार के वंश तुम्हें देखने को मिलेंगे। एक से एक महान सुल्तान देखने को मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ लौह एवं रक्त की नीति में विश्वास करते थे, जिन्हें सिर्फ रक्त बहाना आता था। दिल्ली की प्रजा के साथ जो घनघोर पाप किया था, वो एक एक बात हम आने वाले वंशों में समझेंगे। यहां सबसे पहले हम गुलाम वंश को समझेंगे। गुलाम वंश के तुरंत बाद खिलजी वंश आ जाएगा, और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद लोधी वंश आ जाता है। इन 5 वंशों ने भारत पर बैक टू बैक लगभग 300 बरस शासन किया। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली पर ही आक्रमण रहा। हर राजा का, हर व्यक्ति का बस एक सपना होता था, हमारी सत्ता में कौन रहनी चाहिए? दिल्ली। 1526 ईस्वी में फिर एक भारत में आक्रमण होता है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर भारत आता है। मैं बस दिल्ली के बारे में बता रहा हूं, अभी समझिए, पूरा इतिहास नहीं समझा रहा। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर आता है, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की हत्या कर देता है। शुरू होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और यह युद्ध किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर, और जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित हो जाता है और मारा जाता है। बाबर अपनी राजधानी दिल्ली से बदल लेता है और राजधानी आगरा पहुंचा देता है। इससे पहले भी राजधानी में थोड़ा सा बदलाव हुआ था। तुगलक वंश था, एक व्यक्ति था उसका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ समय के लिए राजधानी दिल्ली से दौलताबाद पहुंचा दी थी, महाराष्ट्र में।
फिर बाद में यही लेकर आ गया था। फिर लोधी वंश में एक शासक आया था सिकंदर लोधी, और उस सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा को बसाया था। ये जो आगरा है ना यमुना नदी के किनारे, इस आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। और 1506 में अपनी राजधानी आगरा को बना दिया था। लेकिन ये वंश दिल्ली सल्तनत में गिनती कराता है। बाबर आया, बाबर ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। बाबर की मृत्यु हुई। बाबर की मृत्यु होने के बाद, हाँ बेटा, कौन सी? हाँ हाँ, कोलकाता। चौहान वंश के समय कोलकाता क्यों हो जाएगी? नहीं रुकिए, मैं बता रहा हूँ कोलकाता कैसे पहुंचेगी। अभी तो कोलकाता बसा भी नहीं है, अभी तो आगरा बसा है ना बेटा हमने। कौन सा बसा है? आगरा। आगरा, बाबर ने अपनी राजधानी आगरा बना दी। बाबर सिर्फ 4 वर्ष तक भारत में रहा। बाबर की मृत्यु होने के बाद इसका बेटा हुमायूं बना। हुमायूं की राजधानी आगरा रही, लेकिन अंतिम समय में अपनी राजधानी दिल्ली ले गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का बेटा अकबर बना। अकबर ने अपनी राजधानी पहले आगरा में रखी, फिर फतेहपुर सीकरी को बसाया। राजधानी फतेहपुर सीकरी रही। एक दिन के लिए इलाहाबाद बनाया, फिर लाहौर ले गया, फिर लौटकर आगरा आ गया। अकबर की मृत्यु के बाद इसका बेटा जहांगीर बना, जिसकी राजधानी आगरा थी। जहांगीर के बाद इसका बेटा आया जिसका नाम था शाहजहां। इसने अपनी राजधानी पहले आगरा को रखा, फिर राजधानी कहां पहुंचा दी? दिल्ली। औरंगजेब बना शासक। औरंगजेब ने हमेशा के लिए पूर्णतः पूरी राजधानी क्या स्थापित कर दी? दिल्ली। औरंगजेब के जितने भी उत्तराधिकारी हुए और बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, वहां तक भारत की राजधानी दिल्ली ही रही। भारत में अंग्रेजों का आगमन हो गया और अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाई कलकत्ता। किसे बनाया? अपनी राजधानी कलकत्ता बनाई। और अंग्रेजों के समय से लेकर 1911 1911 कितने तक? 1911 तक। 1911 में एक मुख्य अतिथि आया था जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन से। मैं मॉडर्न इंडिया में वहां बात करेंगे। जॉर्ज पंचम आया था और कलकत्ता में दिल्ली दरबार का आयोजन करता है, और वो ये तय करता है कि भारत की राजधानी पुनः क्या होगी? दिल्ली। और 1912 में भारत की राजधानी फिर क्या बना दी गई? दिल्ली। और 1912 से लेकर आज तक भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। ये थोड़ा सा संक्षिप्त में दिल्ली का इतिहास था। अब बात करते हैं हम शुरू से दोबारा से दिल्ली सल्तनत। जब बेटा हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो सुनिएगा, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो यहां कुछ वंश पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहला वंश कौन सा होता है? गुलाम वंश। कौन सा वंश है? कभी कभी क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम बताइए। सीक्वेंस पूछ लेता है, टाइमिंग पूछ लेता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहला वंश कौन सा आया? गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश के बाद दूसरा वंश खिलजी वंश। कौन सा? ये सही क्रम है बेटा, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तीसरा वंश कौन सा वंश? तुगलक। तुगलक वंश। क्लियर? और इसके बाद चौथा वंश जो आता है वो कौन सा है? सैयद वंश। कौन सा है? सैयद वंश। और अंतिम यानी पांचवा वंश जो आता है वो वंश कैसा कहलाता है? लोधी वंश। कौन सा वंश था? यानी कुल कितने वंश हुए? दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने काम किया? 5। सबसे पहला वंश, सबसे अंतिम वंश, कोई सा भी पूछ ले। गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में। कितने में होती है? और ये वंश 1206 से 1290 तक चलता है। कितने तक चलता है? 1206 से 1290। दूसरा वंश शुरू कब होगा? 1290। और 1290 से कब तक चलेगा? 1320। मात्र 30 वर्ष चला था। और तीसरा वंश प्रारंभ होता है 1320 से। कितने से? 1320 से। और ये 1414 तक चलता है। अगला वंश 1414 में शुरू हो जाता है और 1414 से 1451 तक रहता है। और अंतिम वंश 1451 में शुरू होता है और कब तक चलता है? 1500। तो बाबू सुनो, दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया? 5। सबसे पहला वंश कौन सा था? सबसे अंतिम वंश कौन सा था? समय पूछे तो बता देंगे, 2-4 बार रिवाइज करेंगे, हो जाएगा याद। सबसे अधिक समय तक दिल्ली पर शासन करने वाला वंश तुगलक। कितना है रे बताना? 94 ईयर, 94 साल अकेले ने शासन किया था। और सबसे कम समय तक किसने किया? खिलजी वंश। कितने बरस? 30 वर्ष। याद रख लेंगे। ये बहुत छोटे प्रश्न हैं, तुम्हारे लेवल के नहीं है। तुम तो बड़े हो गए हो, बड़े लेवल के हो तुम लोग। सीजीएल दे रहे, तुम कोई ऐसी वैसी तैयारी नहीं कर रहे। मैं यहाँ से जो पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से सुन लीजिए ना। एक एक चीज का बहुत अच्छे से कंसेप्ट तुम्हारे सामने क्लियर करूंगा। बहुत ऐसा नहीं है कि सामान्य सी चीजों को छोड़ देंगे।
छोटी चीजों को भी समझेंगे, बड़ी तो समझनी है। चलिए करें शुरू। कौन सा वंश, बाद में लिखवा दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए अभी। सबसे पहले आज का जो वंश है वो कौन सा है, गुलाम वंश। कई दिन बात करेंगे बेटा इस पर, एक दिन में खत्म करने वाले नहीं है। कई क्लासेस होंगी गुलाम वंश पर आधारित, और देखना बड़ा आनंद आएगा तुम्हें समझने में। मैंने क्या कहा है, जब इतिहास चल रहा है तो फीलिंग लिया करो, फील किया करो, महसूस किया करो, और जब तक महसूस करोगे नहीं याद होगा नहीं। किताबों में बहुत लिखा हुआ है, मैं तो बहुत कम लिखवाता हूं, मुझसे ज्यादा लिखा हुआ है किताबों में। किताब लिखने वाले को कुछ करना पड़ता है क्या, नहीं। 4 5 8 10 किताबें इकट्ठा की, बस टाइपिंग शुरू, लिख दिया, बस निकाल दिया उसके नोट्स। पढ़ाने वाले को तो बहुत पढ़ना होता है, 4 5 किताबों को पढ़कर याद रखना होता है। कहने का मतलब है, मेरा मकसद यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हें कंटेंट दूं, ज्यादा लिखने के लिए दूं। ऐसा तो आप नोट्स कहीं से भी प्राप्त कर लेंगे, मैं ही दे दूंगा। मेरा मकसद है कि आप एक एक चीज को बारीकी से याद रखें और हमेशा याद रखें। सुनिए जरा ध्यान से, जैसे फिल्म होती है ना याद, ऐसे ही याद करेंगे। सुनो, कर रहा हूं भाई मैं अपनी कहानी, सुनो ध्यान से सुनो। गुलाम वंश भारत में आया। जिस समय मोहम्मद गौरी भारत आया था, तो मोहम्मद गौरी अकेला नहीं आया था, मैंने लिखवाया तो तुम्हें, इसके 4 4 सेनापति थे जो गुलाम भी थे इसके। एक इनमें सबसे महत्वपूर्ण था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। एक इसका सेनापति कुबाचा भी था, एक इसका सेनापति बख्तियार खिलजी भी था कि नहीं बेटा? लेकिन एक यल्दौज भी था। कितने थे इसके सेनापति? 4। लेकिन इन चारों में ये सबसे ज्यादा प्रभावित था कुतुबुद्दीन ऐबक से। सुनिए जरा बड़ा ध्यान से, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? उस समय प्राचीन समय की बात है, जिस समय मोहम्मद गौरी रहा करता था। उस समय इन अरब राष्ट्रों में, जो ये अरब राज्य हुआ करते थे, अरब सागर से परे के राज्य हुआ करते थे, अरब राज्यों में बहुत गरीबी हुआ करती थी। इतनी गरीबी हुआ करती थी कि जो बहुत गरीब लोग होते थे, जिनका परिवार होता था, उनके बच्चे ज्यादा हो जाते थे तो उन बच्चों को सड़क पर उतार देते थे। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में पशुओं की पैठ लगती है, कोई गाय बेचने जाता है, कोई भैंस बेचने जाता है, कोई बछड़े बेचने जाता है, ऐसे उस समय बच्चों को बेचा जाता था। बहुत छोटे छोटे बच्चे, 10 10 12 12 वर्ष के बच्चे हुआ करते थे, इन्हें सड़कों पर उतार दिया जाता था, इनकी पैठ लगती थी। बड़े बड़े सुल्तान होते थे, बड़े बड़े जमींदार, पैसे वाले लोग इन्हें खरीद ले जाते थे। जब इन्हें खरीद कर ले जाते थे तो इन्हें अपना गुलाम बना लेते थे। ऐसे ही मोहम्मद गौरी सुल्तान हुआ करता था गौर का, और इसी मोहम्मद गौरी ने एक लड़के को खरीदा था, जिस लड़के का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे खरीदा था? तो आप कह सकते हैं ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम हुआ करता था, पर ऐसा कभी मकसद नहीं था इन लोगों का कि जिससे गुलाम बना लिया, जिसे खरीद लिया तो वो पूर्णतः गुलाम बन गया। नहीं, उसे अच्छे से पढ़ाते थे, लिखाते थे, शिक्षित करते थे। बस गुलाम नाम मात्र का था, अपने बेटे की तरह उनकी परवाह किया करते थे। इनमें ना बाद में ना आपस में युद्ध होते थे, आपस में ये कहते थे मेरा गुलाम तेरे गुलाम से कितना अच्छा हो सकता है। इनका कंपटीशन कराया जाता था। इसलिए प्रत्येक मालिक, प्रत्येक सुल्तान अपने गुलाम को ना बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया करता था और हर चीज में निपुण बनाया करता था। ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को इसके सेनापति, इसके राजा किसने? मोहम्मद गौरी ने खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और जब ऐबक बड़ा हो गया तो अपनी सेना में मुख्य सेनापति बना दिया। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी को भारत में विजय हासिल कराने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ जो था वो किसका था? ऐबक का था। अब मोहम्मद गौरी जब भारत से वापस जा रहा था तो मोहम्मद गौरी वृद्ध हो गया था। मोहम्मद गौरी ने कहा था मैं अपनी मातृभूमि पर बनना चाहता हूं, इसलिए मैं गौर वापस जा रहा हूं। लेकिन इतना बड़ा हिंदुस्तान जीत लिया था, इस पूरे हिंदुस्तान की बागडोर जो दे गया था वो किसके हाथ में दे गया था? ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान देकर चला गया था और कहा था आज से इस भारत की कमान तुम ही संभालोगे। मोहम्मद गौरी भारत से जब वापस जा रहा था तो उसकी क्या कर दी गई? हत्या। उसकी तो हत्या हो गई, लेकिन भारत का सम्राट, भारत का सुल्तान कौन बन चुका था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कितना अच्छा हुआ करता था, क्योंकि ये गुलाम था, इसने अपनी जाति छिपाई नहीं। इसने अपने ही नाम से, क्योंकि वो गुलाम था, उसी नाम से इसने एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम क्या हुआ? गुलाम वंश। इसी गुलाम वंश को हम दास भी तो कह सकते हैं, गुलामी तो दास होते हैं।
इसी वंश को हम दास वंश भी कह सकते हैं, जिसे हम स्लेव डायनेसिटी भी कहते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कर देता है, और गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? 1206 में। और ये 1206 से कब तक चलेगा बेटा? 1290। लगभग 84 ईयर अकेला वंश शासन करेगा भारत में। ये भारत का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? भारत पर कौन शासन कर रहा है? एक गुलाम। अभी तो रुकिए, अभी इसका भी गुलाम आएगा, यानी कि भारत पर शासन करेगा गुलाम का भी गुलाम, इल्तुतमिश। और रुकिए, अभी तीसरा आएगा बलबन। गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, गुलाम का गुलाम का गुलाम का गुलाम शासन करता है। ये भारत का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? चलिए छोड़िए। गुलाम वंश का संस्थापक जो हुआ वो कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही शासक बना, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए। ऐबक जब छोटा हुआ करता था ना, इसे कुरान पढ़ने का बड़ा शौक हुआ करता था। ये मस्जिद में जाता था और कुरान पढ़ने लग जाता था। जब ये इतनी मीठी मृदुल आवाज में कुरान पढ़ा करता था तो लोग सब कार्य छोड़कर इसके कुरान को सुना करते थे। और जब ये मस्जिद से बाहर निकल कर आता था तो लोग इससे कहते थे, ऐबक तुम वास्तव में ऐबक नहीं हो, तुम्हारा नाम तो खुद अपने आप में क्या है? कुरान है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कुरान खां। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को कुरान खां के नाम से जानते हैं? तो आप क्या करेंगे? ऐबक। क्या कहेंगे? क्लियर? दूसरी बात सुनिएगा। इसके अलावा अगर हम ऐबक की बात करें, ऐबक जिस समय गद्दी पर बैठा था, लाखों की संख्या में दान किया करता था। इतना दान किया करता था कि कोई गरीब, किसी भी धर्म का हो, कोई मुसलमान धर्म से मतलब नहीं था, कोई भी गरीब, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर इसके पास आ जाता था तो ये मना नहीं करता था, सबको लाखों दान किया करता था। लोगों ने इसे एक और नाम दे दिया, लाख बख्श। क्या नाम दे दिया? याद रखना, क्या नाम दिया इसे? लाख बख्श। क्वेश्चन आता है, किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तब आप आंसर क्या करेंगे? ऐबक। जिस समय ये गद्दी पर बैठा, ये इतना परोपकारी बन गया, इतना परोपकारी बन गया कि इस्लाम धर्म में कोई एक व्यक्ति आया था, हातिम। ये फिल्म देखी तुमने, हातिम ताई? देखी है जितेंद्र की? वो कितना नेक इंसान होता है, नेक बंदा होता है वो, अल्लाह का, ईश्वर का नेक बंदा होता है। लोग इसे हातिम द्वितीय कहने लग गए। क्या कहने लगे इसे? हातिम सेकंड। तो अब तीनों नाम याद रख लेंगे आप? अरे बताओ ना, रख लेंगे ना? कैसे? ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुरान खां, लाख बख्श, हातिम द्वितीय। कोई दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर है ना? चलें आगे? हाँ ठीक, चलो चलो, राधे राधे। देखते हैं आगे। अगला पॉइंट देखिए, ये तो इसके नाम हो गए। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा और इसने अपनी राजधानी जो बनाया था बेटा, किसको बनाया था? लाहौर। गलती ना करियो, पता है ना तुम्हें एक बात की, दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ है लेकिन राजधानी दिल्ली अभी नहीं बनी। इसकी जो राजधानी है वो 1206 में कौन सी बनती है? लाहौर। और 1206 से 1211 तक दिल्ली सल्तनत की राजधानी सिर्फ कहां रहती है? लाहौर में। कहां रहती है? लाहौर में। क्लियर? कोई दी गलती? हाँ, ऐबक ने अपनी राजधानी जो बनाया था वो लाहौर को बनाया करता था, लेकिन ऐसा नहीं था बेटा कि ये सिर्फ लाहौर को अपनी राजधानी बनाता था। ये दिल्ली से भी उतना ही प्रेम किया करता था। ये लाहौर से दिल्ली आया जाया करता था। इसी के समय एक बड़े सूफी संत रहा करते थे। बताया था ना मैंने सूफी संत के बारे में? हाँ, एक सूफी संत हुआ करते थे। सूफी संत का शाब्दिक अर्थ होता है उनकी तरह सफेद वस्त्र धारण करने वाले। जैसे हिंदू धर्म में महात्मा होते हैं ना, साधु होते हैं, ऐसे इस्लाम धर्म में क्या कहलाते हैं? सूफी संत। एक इस्लाम धर्म के सूफी संत हुआ करते थे जो दिल्ली में रहा करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा इनके बारे में। ये जो सूफी संत थे इनका नाम था कुतुबुद्दीन। लिख दूं? हैं? तुम तो लिख नहीं पाओगे क्या? कुतुबुद्दीन बख्तियार। क्या नाम था इनका? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओए काकी याद कर लेना तू, बस। क्या याद करना है? बस हो जाएगा काम। एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बहुत अच्छे आदमी थे। जिस समय गुलाम वंश की स्थापना भारत में हो चुकी थी, दिल्ली में भुखमरी आ गई थी। दिल्ली के लोग भूखे मर रहे थे, अनाथ बच्चे हो गए थे। दिल्ली में जो कहर बरपाया गया था, भारत की दुर्दशा खराब होती जा रही थी। लोग अनाथ हो गए थे, उनके माता पिताओं को मार दिया गया था। बच्चे गलियों में ऐसे घूमते थे, भूखे प्यासे घूमा करते थे।
लेकिन ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे ये बड़ा नेक काम कर रहे थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इन सभी बच्चों को अपने पास बिठा लेते थे, इनके पास जो कुछ भी हुआ करता था ना सब बच्चों को खिलाया करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हुआ करता था उसने इनको काकी को संरक्षण दे रखा था, यानी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जितना भी पैसा खर्च करेंगे, बच्चों पर खर्च करेंगे, लोगों पर खर्च करेंगे, उस पूरे खर्च को कौन देता था? ऐबक दिया करता था। ये बहुत मानता था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। काकी भी इस पर खूब स्नेह किया करते थे, खूब आशीर्वाद दिया करते थे। ऐबक जब भी लाहौर से दिल्ली आया करता था खूब धन देकर जाता था और कहता था कि कोई भी बच्चा रात को भूखा नहीं सोना चाहिए। और ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे ये इनके लिए मिट्टी डलवा के एक चबूतरा बनवा दिया था, उसी पर ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठ जाते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसी पर बैठते थे, सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को ज्ञान देते थे, उनको भोजन खिलाते थे, उन्हीं के साथ खेलते रहते थे। बेचारे वृद्ध हो गए थे और जैसे ही वृद्ध हुए बहुत समय ज्यादा गुजर गया और धीरे धीरे उम्र बीतती गई और इनकी यहाँ पर क्या हो गई, इन बच्चों को खिलाते खिलाते इसी चबूतरे पर इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे इनकी मृत्यु हुई ये बात ऐबक को बहुत बुरी लगी, शोक महसूस हुआ। वो लाहौर से दिल्ली आया और जैसे ही दिल्ली आया और आकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सबको देखा तो उससे रहा न गया और उसने कहा आप बहुत अच्छे महान संत थे, इसीलिए आपकी स्मृति में हम मनाएंगे कुतुब मीनार। क्या बनाएंगे? दिल्ली में है ना बेटा कुतुब मीनार? अरे है ना, देखिए तुमने? नहीं देखी तो हम दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां दिखा देंगे। सुनिए जरा, सबको पता है दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार कहाँ है? अब तुम कर दोगे दिल्ली में है। तुम क्या, जो कभी ना पढ़ा होगा वो भी बता देगा दिल्ली में है कुतुब मीनार। दूसरा क्वेश्चन, कुतुब मीनार को किसने बनवाया? ऐबक ने। इसे भी हर कोई कर देगा, लेकिन दिक्कत क्या आएगी क्वेश्चन जब आएगा? क्वेश्चन आएगा दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण, देखो देखो महोदय की तरफ देखो, देखो कितने खुश हो रहे हैं, देखो देखो। यस ऑफ कोर्स। सुनो सुनो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में कराया था, किसकी याद में कराया था? ये क्वेश्चन सबसे सुपर है, ध्यान से सुनिएगा। सबको पता है कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। सबको पता है किसने बनवाई? ऐबक ने। किसकी याद में बनाई? ये कम लोगों को पता रहता है। याद रखना क्या कि ये जो कुतुब मीनार है ये किसकी स्मृति में बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कोई दिक्कत है यहां तक? इसने निर्माण शुरू करा दिया कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार पर काम शुरू होने लगा, ये काम करने लगा। ये बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन धीरे 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 बदलाव तो सब में आ ही जाते हैं। इसने क्या काम किया वो सुनिए। मैंने कहा ना विवादित चीजों पर ध्यान रखा करिएगा। इसने ऐसा क्या काम किया जहां से विवाद उत्पन्न हुए? इसने दिल्ली में तो रह ही रहा था, ये दिल्ली चला जाता था घूमने। दिल्ली में इसने एक मस्जिद का निर्माण कराया जिस मस्जिद का नाम था कुब्बत उल इस्लाम। कौन सी मस्जिद का निर्माण कराया था इसने? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ये बहुत आम क्वेश्चन है। दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद कौन सी थी? कुब्बत उल इस्लाम। किसने बनवाई? किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन। इससे भी सुंदर क्वेश्चन आता है, दिल्ली में स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया था, लेकिन जहां यह कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनाई गई वहां पहले एक जैनियों का पवित्र मंदिर था। कौन सा मंदिर था? जैनियों का एक पवित्र मंदिर था और इसने इस मंदिर को तोड़वा दिया और इसके स्थान पर क्या बनवा दी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। क्वेश्चन बहुत सुपर है, क्वेश्चन बढ़िया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। वहां पहले क्या था? जैनियों का एक पवित्र मंदिर। इसने उस मंदिर को तोड़वा दिया और तोड़वा कर वहां पर क्या बनवा दी? मस्जिद। बात क्लियर? याद रखेंगे। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था जहां पहले जैनियों का एक क्या था? पवित्र मंदिर। एक बार ये राजस्थान की तरफ निकला और राजस्थान की तरफ जैसे ही जा रहा था, राजस्थान में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? अजमेर। कौन सा है? याद रखिए, अजमेर को अजयपाल ने बसाया था। एक चौहान वंश के ही शासक हुआ करते थे अजयपाल ने अजमेर को बसाया था। अजमेर में एक राजा हुआ करते थे, कुछ राजा नहीं थे, बस अपना अच्छे से संस्कृति को आगे बढ़ा रहे थे। एक राजा थे जिनका नाम था ललित राज विग्रह चतुर्थ। क्या नाम था इनका? ललित राज विग्रह चतुर्थ। सुनना बेटा ध्यान से।
ये जो ललित राज विग्रह चतुर्थ हुआ करते थे, ये कहां के राजा थे? अजमेर के। अजमेर को अजयपाल ने बसाया था। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा जिंदा रहेंगे बसाने के बाद। उस समय अजमेर में एक छोटे से राजा शासन किया करते थे जिनका नाम था ललित राज विग्रह चतुर्थ। इतने सीधे साधे थे, प्यारे प्यारे से, कोमल से, छोटे से थे। हाँ, ज्यादा छोटे थे। इनका अपना एक अलग काम हुआ करता था। ये भारतीय संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही थी उसे जन्म दे रहे थे। ललित राज विग्रह चतुर्थ एक संस्कृत की पाठशाला चलाया करते थे। ये बच्चों को संस्कृत सिखाया करते थे। एक राजा किसी को संस्कृत सिखाएगा क्या? राजा को तो अपने ही कामों से फुर्सत नहीं होती। लेकिन ललित राज विग्रह चतुर्थ अजमेर में एक संस्कृत की पाठशाला चलाते थे जिसमें खूब बच्चे पढ़ने आते थे। जैसे ही ऐबक वहां पहुंचा, इसने देखा यहां भारतीय संस्कृति पनप रही है। तुम्हें पता है इसी का सेनापति था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया था। जिस नालंदा विश्वविद्यालय को सींच सींच कर कुमार गुप्त ने बनवाया था, वो नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें महात्मा बुद्ध के प्रमाण मिलते हैं, वो नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें बौद्ध दर्शन हुआ करते थे, वो नालंदा विश्वविद्यालय जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया था, वो नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें 10,000 से भी अधिक देश विदेश के छात्र पढ़ा करते थे। वो क्या दुश्मनी थी किसी से? वो शिक्षा का ज्ञान बांट रहा था। लेकिन जैसे ये ऐबक आया, इसी ऐबक का और गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। और ये जो खिलजी था, इसे बड़ी नफरत थी इस बात से कि भारतीय लोग पढ़ रहे हैं, इनकी संस्कृति पनप रही है, अगर ये ऐसे ही पढ़ते रहे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। इसने एक बड़ी सी सेना लेकर गया, बिहार में पटना के पास स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर आग लगा दी। इस पूरे के पूरे विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया। पूरा विश्वविद्यालय राख में मिला दिया इसने। इतनी बड़ी इमारतें बनी हुई थी, तोड़ डाली उन्हें। शिक्षा का अभाव भारत में, इसीलिए पहले इनके आक्रमण से पहले भारत विश्वगुरु था। इसलिए कि जब दुनिया में ना लिपि नहीं थी, जब दुनिया में भाषा नहीं थी, तब भारत में विश्वविद्यालय चलते थे। जब दुनिया में स्कूल नहीं खुले थे, उस समय से बहुत साल पहले से भारत में गुरुकुल चला करते थे। दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, तक्षशिला। कौन सी थी? तक्षशिला। राजा तक्ष ने पाकिस्तान में पढ़ती है आज। तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तीन तीन हुआ करते थे। अब तो यहाँ पर मुसलमानों का आक्रमण था। और ये जो ललित राज विग्रह चतुर्थ थे, ये भारतीय संस्कृति को बचाए हुए थे। ये वहां बच्चों को संस्कृत पढ़ाया करते थे। जब इसे पता चला कि यहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती है, ऐबक ने आक्रमण कर दिया। और ये जो ललित राज विग्रह चतुर्थ की संस्कृत पाठशाला थी, इस पूरी पाठशाला को क्या कर दिया? तोड़वा दिया। इस पूरी पाठशाला को तुड़वा दिया। और जैसे ही इस पाठशाला को तुड़वाया, इसके स्थान पर इसने एक मस्जिद बनवाई, जिस मस्जिद का नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। कभी नाम सुना है तुमने? किसका झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था ऐबक ने। कहां कराया था? अजमेर में। याद रखना, ये क्वेश्चन आज भी आ सकता है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहां स्थित है? तो आप क्या करेंगे? अजमेर। खूबसूरत प्रश्न। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? गुस्सा आ रहा है? हमें हल्का 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 सा हो रहा है। हाँ, सुरूर सा बन रहा है। वेरी गुड। और कुछ नहीं तो बताओ तो किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन। वेरी गुड। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। जहां आज 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहां पहले क्या था? वहां पहले क्या था? क्या था? किसकी पाठशाला? ललित राज विग्रह चतुर्थ। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? हाँ, वो उसी के सिनोनिम्स चेंज होते आ रहे हैं ऊपर की तरफ, है ना? धीरे धीरे जैसे जैसे देखो, भाषा का अपना एक रूप होता है। हरपाल सर पढ़ाते हैं ना, हमारा बड़ा मदमस्त लगते हैं पढ़ाते पढ़ाते, हिंदी जब पढ़ाते हैं वो। भाषा का अपना एक अलग रूप होता है। भाषा हमेशा कठिन से सरल की तरफ जाती है, हार्ड से इजी की तरफ जाती है हमेशा। हर आदमी ना शॉर्ट में चलता है, हर आदमी शॉर्ट में चलता है। जिस समय सोचो संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा थी, ओल्डेस्ट थी,
तो कितनी कठिन रही होगी। रामायण वेद जो लिखे ना वो पूर्ण संस्कृत में है, उन वेदों को तो हम पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते भाई साहब? अगर एक बार यहां से लिखना शुरू कर दिया संस्कृत को, तो कम से कम 4-5 बार लाइन घूम के यहाँ पर आ जा। अब ना तो कोई बीच में विराम आ रहा है, ना फुल स्टॉप आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। कैसे बोलोगे तुम एक शब्द को ऐसे यहां से वहां तक? इतनी कठिन थी। लेकिन भाषा बोलते बोलते सरल होती जाती है। अब उसमें स्टॉप आने लगे, कॉमा आने लगी, चीजें बदलती रही। संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, और धीरे तोड़ तोड़ के हिंदी बनी। और हिंदी भी हम सही नहीं बोल पाते, शुद्ध हिंदी थोड़ी बोल पाते हैं। हम अपने किसके क्षेत्र के अनुसार भाषा बोलते हैं। एक्चुअल में हमारे उत्तर प्रदेश में तो हिंदी बोली जाती है ना। अरे बोलते हैं कि नहीं? हमारे ब्रज में जाकर देखो तुम, हमारी तरह नहीं बोलते। ब्रज में ऐसे तो ये बोलते हैं, ब्रज की हिंदी अलग है, नहीं बोलते ब्रज भाषा। कहां जा रहे हो तू, क्या कर रहे हैं, मेरो लाला कन्हैया मोहन, ऐसे ही तो बोलते हैं। थोड़ा इटावा की तरफ जाइए, लड़का लड़की को लड़का लड़की नहीं बोलते, मोड़ा मोड़ी, वो भी तो एक हिंदी है। अरे हिंदी ही है, बस क्षेत्र का वो उन लोगों ने क्या किया, सरल सरल की है, मोड़ा मोड़ी बोल रहे हैं वो। एक बार मैं गया था उधर इटावा की तरफ, मुझे एक पेपर देना था। मैंने वहां पूछा जाकर, अलीगंज पड़ता है एक क्षेत्र। मैंने कहा भैया ये एड्रेस बताना स्कूल का क्या है। उसने एड्रेस देखा तो पता है वो उससे क्या बोलता है, सुन भाई। मैंने हाँ, ये ना आगे जा, आगे आगे फिंटर है, फिंटर फिंटर से रास्ता है और वहां से चले जाना। मैंने कहा कुछ फिंटर होगा, लिखा हुआ होगा फिंटर, मुझे क्या पता है फिंटर क्या है। मैं चला गया 1 किलोमीटर तक, फिंटर ही नहीं मिला रास्ते में। फिर वहां पहुंचा, मैंने कहा भैया ये एड्रेस बताना कहाँ है। उसने कहा आगे जा, आगे फिंटर है, फिंटर फिंटर। मैंने कहा क्या है फिंटर? बोले दिख नहीं रहा आगे फिंटर है। मैंने कहा ठीक है भैया चलते हैं। आगे गए, वहां जाकर पहुंचे, फिर फिंटर नहीं मिला। इधर पेपर को लेट हो रहा था मैं। फिर बोला, मैंने एक पकड़ा अपने जैसा, अपनी उम्र का। मैंने कहा चलो देखेंगे, हाथापाई होगी तो बराबरी की हो जाएगी। मैंने कहा भैया इधर आओ। बोले हाँ। मैंने कहा भाई साहब पहले ये बताओ फिंटर क्या होता है, बाकी बाद में पूछेंगे, ये बताओ फिंटर क्या है। बोले यार बड़ा पागल आदमी है, कहां से आया तू, सामने तो खड़ा है फिंटर के। मैंने कहा क्या? आगे देखे तो पेट्रोल पंप है। क्या है? पेट्रोल। वो भी हिंदी बोल रहा है भाई, लेकिन वो अपनी सरल भाषा में बोल रहा है ना। तो हर भाषा क्या होती है, कठिन से सरल की तरफ जाती है, हमेशा जाती है कठिन से सरल की तरफ। हाँ तेरे साथ चक्कर पड़ गया ना, तू देख पहले लेना। हाँ चक्कर डाल ले पहले, हर समय चक्कर में रहता है। सुनो बेटा, जहां आज 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहां पहले क्या था, ललित रास विग्रह चतुर्थी की क्या थी, संस्कृत। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले आगे। बेचारा अच्छे से शासन करता रहा, कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन हुआ क्या, वक्त बुरा तो सब बुरा होता है। इसे ना चौगान पोलो खेलने का बड़ा शौक था। एक गेम होता है चौगान पोलो की शुरुआत भारत से ही हुई थी, याद रखना। कभी कभी आता है चौगान पोलो खेल अंतरराष्ट्रीय खेल है, इसकी शुरुआत दुनिया के किस देश में हुई, भारत। शतरंज खेलते हैं ना हम, शतरंज चेस, उसकी शुरुआत भी कहां से हुई। कबड्डी खेलते हैं ना, उसकी शुरुआत भी कहां से हुई। खो खो देखा है तुमने, लड़की खेलती है एकदम कूद पड़ती है, इधर से उधर जाती रहती है, इधर से उधर। हाँ खो खो कहां से हुई, भारत। कहां से हुई, हाँ। तो ये चौगान पोलो खेलने का एक बड़ा राजा महाराजाओं का शौक होता था, हम जैसे गरीबों का नहीं है भाई साहब। तुम देख रहे हो, गरीब हो तुम नहीं खेल सकते। चौगान पोलो पैसे वाले लोग खेलते थे, आज भी खेलते हैं बहुत से लोग। इसमें क्या होता है, एक तो बढ़िया वीआईपी घोड़ा चाहिए भाई साहब, आज के समय में 2 लाख से नीचे तो घोड़ा ही नहीं आएगा। जितना वजन है तुम उतने हिसाब से तो चाहिए घोड़ा। 2 लाख रुपए का तो घोड़ा ही चाहिए। घोड़े पर बैठना होता था, घोड़े पर बैठ जाता था जो ड्राइवर होता था, यानी जो खेलने वाला खिलाड़ी होता था। बहुत बड़ा मैदान होना चाहिए, हरी घास का मैदान होना चाहिए, छोटी छोटी जो क्रिकेट में होती है। अब आप, ऐसा होता था चौगान पोलो, एक घोड़ा होता था, उस पर खिलाड़ी बैठा करता था, और उसके हाथ में एक बड़ी स्टिक होती थी, बहुत बड़ी छड़ होती थी। मैदान में बॉल छोड़ दी जाती थी बीच में, और उसे बहुत तेज गति से घोड़े को चलाया जाता था। करण अर्जुन देखिए तुमने कभी, करण अर्जुन, करण अर्जुन देखी है, हाँ वही करण अर्जुन। बहुत तेज गति से चलाया जाता था उससे, और जो उसे इतनी तेज चला जाता था, और जैसे ही उस बॉल के पास जाता था, वो घोड़े से झुककर, ऐसे झुककर उस स्टिक को मारता था, और उसे गोल करना होता था। ऐसा चौगान पोलो गेम हुआ करता था। ऐबक को बड़ा शौक था, रोज घोड़े को परेशान करता था, उसकी पीठ पर लग जाता था और रोज भगाता था। घोड़ा भी कई दिन से परेशान था, कई महीने हो गए उसे परेशान झेलते झेलते। बोले एक दिन बेटा आएगा तो तू घंटे में आएगा, देख लूंगा एक दिन। और बहुत तेज गति से एक दिन चला रहा, घोड़े को आया, उसका पटक मार दिया, ऊपर से खींच के मार दिया। 2-4 बार ऊपर से पैरों के खुर मारे,
ऐबक की मृत्यु हुई। क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन। कौन था? मर गया? अरे मर गया, पक्की बात है? अभी और बताऊं कि लिखोगे? नहीं नहीं, ऐसा है, काम करते हैं, सुनो करो ना, तुम कहीं नहीं सुनते हमारी। अभी ऐबक पढ़ लिया आज हमने, ऐबक को लिख लीजिए, टाइम भी नहीं है, अब अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। कल पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश और उसकी बेटी खूबसूरत थी रजिया सुल्तान। हाँ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बाहर कौन थी, दिखाएंगे तुम्हें कौन थी, बहुत सुंदर थी। एक बार मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था रजिया सुल्तान, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था रजिया सुल्तान, लॉकडाउन का समय था। हमारे एक गौरव भाई हैं, उन्होंने क्या कर दिया, मुझे बैठा दिया, थंबनेल लगाते हैं ना ऐसे हम, थंबनेल, मैं ऐसे बैठा था और रजिया सुल्तान मेरे बराबर में बैठा दी भाई, यहाँ रजिया सुल्तान बैठ गई। मुझे नहीं पता था, कोई आपस में बैठता नहीं था, दूर दूर रहते थे भाई हम, लॉकडाउन का समय था, बस बाइक से आता था, मैं सीधा पढ़ाने के लिए स्टूडियो जाता था और वो अपना यहाँ कर देते। मैंने थंबनेल को खोल कर भी नहीं देखा और बस सीधा ऊपर चला गया और लोकेश सर ने भी नहीं देखा और सर ने लगा दिया डायरेक्ट। अब जैसे ही यहाँ पर मैं यहाँ बैठा हूँ, वो बराबर मेरे ऊपर भी एक मुकुट सा रख दिया और वो तो है ही रानी, सुंदर थी भाई साहब। मैं जैसे देखूं, मैंने कहा आज हो क्या रहा है, मेरी क्लास में इतने लाइव तो कभी नहीं आए, अचानक से लाइव ही लाइव आए, जैसे कि लग रहा हो मेरी शादी चल रही हो। तो खैर रजिया सुल्तान की बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है और पेपर में भी आते हैं, कल उसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। इंतजार करो कल तक का, और तब तक क्या करेंगे तुम, क्या करोगे आज? लिखाई।